हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सूर्योदय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे और यूपीएससी हिंदी मीडियम चैनल पे। और सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले तो, अगर आप चैनल पे नए हैं तो, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको चैनल पे अपलोड होने वाली सभी कक्षाएं समय समय पर उपलब्ध होती रहे। जैसा कि आप सभी को पता है, लास्ट क्लासेस भी हमने डिस्कस करी थी जिसमें मैं 6 से लेकर 12th क्लास की एनसीईआरटीज कवर करवा रही हूँ। इसके अलावा भी सूर्योदय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मेरी लाइव क्लासेस दोपहर दिन में 2 बजे के करीब होती हैं, जिसमें हम एक दिन करंट अफेयर्स की क्लास कंप्लीट करते हैं और एक दिन हम जो भी प्रश्नोत्तरी जो भी प्रश्न जो आगामी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, जैसे आपके एसआई एग्ज़ाम है, एसएससी सीजीएल है, एसएससी जीडी है, सभी एग्जाम्स के प्रोस्पेक्टिव से महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम विश्लेषण करते हैं। तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन और साथ में आगामी एग्जाम्स में पूछे जा सकने वाले क्वेश्चंस, हम टू द पॉइंट सभी क्वेश्चंस का विश्लेषण करते हैं। तो बने रहना है आपको यूट्यूब चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लास में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटीज के शॉर्ट नोट्स में अपने लेक्चर्स के थ्रू आप सभी तक पहुंचा रही हूँ, जिसमें हमने क्लास नंबर 6 का हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें एक सिस्टमेटिक फॉर्म में आपके लिए कंटेंट तैयार है। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है आपका हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा सभ्यता हम सभी ने सुना है, पढ़ा भी है, तो ऐसे तो डीप में पढ़े तो हम, अगर आपका ऑप्शनल है तो आप मेरी क्लासेस आपको यूपीएससी हिंदी मीडियम समांतर शर्मा सर्च करेंगे तो पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। इसके अलावा एनसीईआरटीज के थ्रू पढ़े तो एनसीईआरटीज के आधार पर हड़प्पा की जो कहानी है बताई गई है, ये बताई गई है कि 170 साल पहले, आज से 170 साल पहले लगभग हो गया आपका 1853 की बात की जा रही है। 1853 में एक इंजीनियर था, ब्रिटिश अभियंता जिसको कह सकते हैं, तो ब्रिटिश अभियंता अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में क्या हुआ, देखो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा और पीछे लेकर जाती हूँ आप सभी को। जब हमारे देश में अंग्रेज आए, अंग्रेज किस लिए आए थे? व्यापार करने आए थे, व्यापार करने आए थे अंग्रेज। तो यहाँ देखो स्टूडेंट्स, ये है भारत। अब यहाँ पर विदेशी शक्तियों का आगमन होता है, आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे जब भारत में अंग्रेजी जब कंपनी आई तो इसने सूरत में सबसे पहली फैक्ट्री, स्थायी फैक्ट्री स्थापित करी सूरत में, और अस्थायी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम के अंदर स्थापित की थी, ठीक है। नहीं, स्थायी से ही मतलब है। तो यहाँ पे जो फैक्ट्री इसने स्थापित की, उस फैक्ट्री का जो उद्देश्य था वो ये था कि भारत से ही कच्चा माल प्राप्त करके, अर्थात कच्चा माल का मतलब हो गया आपका, जैसे मान लो हमें सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना करनी है, एक फैक्ट्री लगानी है जिसमें सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। अब सूती वस्त्र बनाने के लिए उसका जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, वो क्या हो जाएगा? कपास हो जाएगा। तो जैसे समझो कि हमें सूती वस्त्र उद्योग के लिए फैक्ट्री लगानी है, तो इसके लिए जो कच्चा माल होगा वो कपास हो जाएगा, कपास से बनेंगे सूती वस्त्र, ठीक है। तो यहाँ से भारत से ही कच्चा माल उठाया, रॉ मटेरियल उठाया, भारत में ही फैक्ट्रियाँ लगाकर निर्माण किया और भारत में ही बेच दिया, ठीक है। तो भारत में ही बिक्री हो गई, बड़ा बाजार बड़ी संख्या में भारत में मिल गया इनको। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो अंग्रेजी शासन है, ये जब व्यापार में इन्होंने प्रगति की, ठीक है, व्यापार अच्छा चला, धीरे धीरे ये लोग एक शासक की भूमिका में आते गए, संस्कृति का यहाँ पे विकास कर ही रहे थे और राजा महाराजाओं को इन्होंने अपनी बातों में ले ही रखा था। कभी जैसे कर्नाटक के राजा का जो है हैदराबाद के नवाब के साथ में युद्ध करवा दिया, तो आंग्ल और फ्रांसीसी ये जो युद्ध चले हैं वो इन दोनों राजाओं के मध्य, जैसे दो राजाओं के मध्य उत्तराधिकार से संबंधित युद्ध करवा दिए। तो इस प्रकार से ये अंग्रेज करते थे। तो यहाँ आप देखेंगे व्यापार में इनकी प्रगति हो गई थी, शासक की भूमिका में ये लोग आ गए थे, संस्कृति का ये लोग विकास कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, अब जब व्यापार एकदम अपने चरम पर है, तो व्यापार के लिए ये क्या करेंगे, अलग अलग जगह जो भी निर्मित माल है उसको सप्लाई करेंगे। तो जब भारत के अंदर सप्लाई पूर्ण रूप से हो चुकी है, तो भारत के बाहर भी जैसे आप अफगानिस्तान के आगे मध्य एशिया तक भी ये लोगों ने क्या सोचा कि एक रेलवे लाइन का विकास करते हैं। जैसे भारत में भी विकास चल रहा था और यहाँ पे लाहौर पड़ता है और इधर आता है कराची, पाकिस्तान के अंदर। तब तो पाकिस्तान और भारत का अलग से अस्तित्व नहीं था, ये एक अखंडी भारत था।
तो यहाँ पे आता है लाहौर, यहाँ पे कराची। तो यहाँ पर एक रेलवे लाइन का विकास किया जा रहा था, धीरे धीरे इसको मध्य एशिया से जोड़ने का इधर प्रयास किया जा रहा था। यहाँ पे आपका अफगानिस्तान आ जाता है, फिर ये इधर उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये जो मध्य एशियाई वाले देश आते हैं वो आ जाते हैं। तो यहाँ तक जब रेलवे लाइनों का विकास किया जा रहा था तो यहाँ क्या होता है कि एक जो अलेक्जेंडर कनिंघम था उसके नेतृत्व में ये रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी लाहौर से लेकर कराची तक। तो यहाँ जो अलेक्जेंडर कनिंघम अपने अधीनस्थ 2 अधिकारियों को यहाँ भेजता है, बोलता है कि आपको जो भी रॉ मटेरियल मिलता है जो हम रेलवे के ट्रैक्स में यूज़ कर सकते हैं, रेलवे के पटरी निर्माण में यूज़ कर सकते हैं, वो ले आओ। तो यहाँ क्या होता है, 2 व्यक्ति थे उसके अधीनस्थ, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन। जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन, जिनको ब्रंटन बंधु भी कहा जाता है, इनको ब्रंटन बंधु भी कहा जाता है। तो ये दोनों गए और इन दोनों को एक स्थल मिला, उस स्थल का उस वक्त कोई नाम नहीं था, लेकिन हमें तो पता है कि वो कौन सा स्थल था, हड़प्पा स्थल था। तो यहाँ पे हड़प्पा पहुँच जाते हैं ये, यहाँ हड़प्पा, ये पास में एक क्षेत्र रहता है जो रावी नदी के किनारे रहता है, मोंटगोमरी जिले के अंदर सिंध प्रांत में। ये पाकिस्तान आ गया तो यहाँ इसका ये सिंध प्रांत है, फिर ये पंजाब प्रांत है, और इस प्रकार से यहाँ जो है, यहाँ जो इसको हड़प्पा जो स्थल है, यहाँ पे जो है इसको बहुत सारी ईंटें प्राप्त होती है, किसको, विलियम ब्रंटन और जॉन ब्रंटन को। तो यहाँ से ये हजारों की संख्या में जो ईंटें हैं वो उखाड़ कर ले जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, ये जो रेलवे लाइनों का विकास किया जा रहा है इनमें यूज़ कर लेते हैं। मतलब आप समझो कि कोई भी इमारत है वो बहुमंजिला है तो उसके एक एक इमारतें इन्होंने नष्ट कर दी, एक एक मंजिला इमारतें नष्ट कर दी। इस प्रकार से इन्होंने एक जो सिंधु घाटी सभ्यता, एक व्यापक जो सभ्यता थी, इसकी बहुत सारी इमारतों का इन्होंने दोहन भी किया है, ठीक है। फिर भी इसके बहुत सारे अवशेष जो है हमें सिंधु घाटी सभ्यता की एक विकसित सभ्यता होने की निशानी बताते हैं। तो यहाँ ये क्या करते हैं, ये दोनों विलियम ब्रंटन, जॉन ब्रंटन यहाँ से हजारों की संख्या में ईंटें उखाड़ कर ले जाते हैं, ठीक है। तो ये हड़प्पा की कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। तो ये नोट्स के एक सिस्टमेटिक वे में तो इस प्रकार से है, आप नोट्स आराम से लिख सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट लेकर भी बाद में लिख सकते हैं। तो ये रेलवे लाइनों में यूज़ की गई थी और इसके साथ में एक वृषभ की जो है 6 अक्षर वाली मोहर भी प्राप्त हुई थी। इसके आधार पर ही आगे चलकर 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने ही एक पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना करी और उसके बाद में 1904 के अंदर जब लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय बनकर आता है तो 1904 में वो क्या करते हैं, एक पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग को जो है मर्ज कर देता है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग बना देता है। फिर 1921 में आप सभी को पता है कि जॉन मार्शल क्या बनकर आते हैं भारत में, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष बनकर आते हैं और उनके नेतृत्व में और उनके साथ में एक और सदस्य था दयाराम साहनी, वो जाता है हड़प्पा स्थल पे और हड़प्पा स्थल को व्यापक रूप से उत्खनन करता है, तो वही खोजकर्ता भी श्रेय माना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा स्थल की खोज और हड़प्पा नाम किसने दिया, तो दयाराम साहनी ने। वैसे इसमें इतना डीप नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी के वे में है, बट हम ऑप्शनल भी साथ साथ में पढ़ते चलेंगे तो ऑप्शनल भी जो है मैं क्लियर करवाती रहूँगी। तो यहाँ है, तो यहाँ रेलवे लाइनों का जो है उपयोग कर ली गई, रेलवे लाइनों के अंदर हजारों ईंटें और इससे इमारतें जो है नष्ट हो गई। फिर 80 साल पहले जो पुरातत्वविद थे इन्होंने इस स्थल को और ढूंढा और यह पाया कि यह खंडर जो है ये उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है, अर्थात ये 4700 वर्ष पुराने नगर है। ये इन शहरों का विकास कब हुआ होगा, 4700 वर्ष पूर्व, अर्थात 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम माना जाता है। फिर है कि चूंकि जो है हड़प्पा की खोज पहले हुई इसीलिए सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दे दिया गया। और उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता कैसा पड़ा, तो हम जब देखते हैं कि बहुत सारे जो स्थल हैं सिंधु घाटी सभ्यता के या इस हड़प्पा सभ्यता के, वो किसके किनारे मिले हैं, सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों के किनारे। ये देखेंगे आप, यहाँ पे ये सिंधु नदी है, इससे निकलने वाली सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास। तो इन नदियों के किनारे ही बहुत सारे हमें सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिले हैं, इसीलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता नाम भी दे दिया गया है, ठीक है। और यह नाम किसने दिया है, पूछा जाए तो जॉन मार्शल ने दिया है, जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे। कब थे ये, 1921 के अंदर, ठीक है। और हड़प्पा नाम किसने दिया था, हड़प्पा सभ्यता नाम दिया था दयाराम साहनी ने। तो इधर साइड में लिख देती हूँ मैं, DR साहनी द्वारा जो नाम दिया गया या हड़प्पा जो शब्द का भी प्रयोग किया गया, हड़प्पा शब्द का भी इन्होंने ही पहले बार प्रयोग किया था। हड़प्पा शब्द का पहली बार प्रयोग इनके द्वारा ही
किया गया था। और हड़प्पा सभ्यता भी इन्होंने ही नाम दिया है, तो ये भी आप साथ में नोट कर लेंगे। ये जो एक्स्ट्रा जो भी इंफॉर्मेशन होती है अगर टॉपिक से संबंधित है तब तो आप नोटबुक में नोट करेंगे, और टॉपिक से अलग कोई भी करंट कोई न्यूज़ मैं आपको क्लासेस के थ्रू देती हूँ तो आप ऊपर हाशिए में कॉपी में ऊपर लिख लेंगे। तो यहाँ ये हो गई, बट इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो नगर थे ये आधुनिक जो पाकिस्तान, जैसे मैं आपको मैप में बताती हूँ, ये हमारा भारत इस प्रकार से, तो आधुनिक समय में इनकी क्या लोकेशन है, कहाँ ये सिचुएटेड है, वो चीज़ हम देख लेते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ ये पाकिस्तान पड़ता है, यहाँ इसका ये पंजाब प्रांत आ जाता है, ठीक है, जहाँ तो है हड़प्पा, ठीक है, और ये भारत वाला पंजाब आ जाता है क्योंकि ये पहले पूर्व में जब 1947 से पहले जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं किया गया था तो ये पंजाब क्षेत्र इतना बड़ा था जहाँ पे जो महाराजा और जो रणजीत सिंह है उनकी इतनी बड़ी रियासत हुआ करती थी। लेकिन अंग्रेजों के बाद में, अंग्रेजों के जब प्रस्थान के बाद में जब अंग्रेजों ने क्या किया, हमारे देश के जो है टुकड़े करवा गए, तो यहाँ पे जब रेड क्लिफ लाइन का जब विकास हुआ, रेड क्लिफ लाइन खींची गई रेड क्लिफ के द्वारा, तो तब क्या हुआ, जो आधा पंजाब तो पाकिस्तान में चला गया और आधा पंजाब भारत में रह गया। तो यहाँ ये वाला जो पाकिस्तान वाला पंजाब प्रांत है इसके अंदर आपका पड़ता है हड़प्पा क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ ये पंजाब प्रांत में अभी जो मतलब यहाँ के जो क्षेत्र है सिंधु घाटी सभ्यता के जो क्षेत्र है वर्तमान में आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, और ये जो आ जाएगा यहाँ का दक्षिण वाला क्षेत्र ये सिंध प्रांत आ जाता है, सिंधु नदी के तट वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लो मोहनजोदड़ो है, चनमुदड़ो है, इस प्रकार से बहुत सारे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है, और ऊपर जैसे पंजाब प्रांत के अंदर आपका आ जाएगा हड़प्पा। फिर है ये तो हो गया पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद में वैसे पाकिस्तान के अलावा इधर एक और लिख देती हूँ मैं, बलूचिस्तान में भी आपका सबसे पूर्वी छोर पड़ता है सिंधु घाटी सभ्यता का, जिसका नाम क्या है, सूत का गेंडोर, जो दाश्क नदी के किनारे है बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि ये भी पाकिस्तान के द्वारा ही ऑक्यूपाई किया गया है बलूचिस्तान भी। फिर देखते हैं भारत के अंदर कौन से स्थल पड़ते हैं, तो राजस्थान है, गुजरात है, पंजाब है, हरियाणा है, और यहाँ राजस्थान में देखा जाए तो आपको पता है कालीबंगा, इसके अलावा बालाथल जो उदयपुर में है, और कालीबंगा का है हनुमानगढ़ के अंदर, तो कालीबंगा और बालाथल ये दो क्षेत्र आ जाएंगे राजस्थान में। गुजरात के अंदर बात करें तो धोलावीरा सुरकोटदा, जहाँ से घोड़े की हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र क्षेत्र है जहाँ से घोड़े की हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। फिर इसके अलावा आ जाएगा आपका लोथल, ठीक है। फिर बाद में पंजाब की बात करें तो पंजाब के अंदर आ जाएगा आपका रोपड़ और संघोल। फिर बात करें हरियाणा की तो हरियाणा के अंदर आ जाएगा एक आता है राखीगढ़ी बनावली, ठीक है। तो इसके अंदर जो राखीगढ़ी जो क्षेत्र है ना वो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के कुल क्षेत्रों में से सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र है, ठीक है। और वैसे ओवरऑल सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े क्षेत्र की बात की जाए या सबसे बड़े स्थल पर फैला हुआ क्षेत्रफल की बात की जाए तो वो है मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो यहाँ पे हरियाणा के अंदर आ जाएगा राखीगढ़ी भारत के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्र है ये, ठीक है। और इसके अलावा आ जाएगा आपका बनावली के अंदर वॉश मशीन के साक्ष्य भी मिले हैं। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता इतनी विकसित सभ्यता थी कि आपके एक हाइजीन से लेकर हर चीज़ पे इन्होंने फोकस किया है। जैसे नाली की भी इतने जो है सुनियोजित नाली निकास की इसमें विशेषताएं पाई जाती हैं। इसके अलावा इन्होंने जो है पक्की ईंटों का प्रयोग किया है। बहुत सारी इन्होंने एक विकसित जो नगरीय सभ्यता को करना चाहिए वही सभी विशेषताएं इसमें पाई जाती है। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति की भी संज्ञा दी जाती है। प्रथम नगरीय क्रांति भी इसको कहा जाता है, प्रथम नगरीय क्रांति, ठीक है। तो इतने सारे नामकरण हो गए, एक नाम और जोड़ देते हैं, सरस्वती नदी की सभ्यता भी इसको कहा जाता है। सरस्वती नदी की सभ्यता कहने के पीछे जो भारतीय इतिहासकारों का तर्क है वो ये है कि यहाँ पर देखो मैप में बताती हूँ, ये है इंडिया, इस प्रकार से यहाँ, ठीक है। ये क्या ही बन गया बट कोई बात नहीं। यहाँ आप देखेंगे ये सिंधु नदी बहती है, ये गंगा नदी बहती है। तो प्राचीन काल में यहाँ पर एक सरस्वती नदी बहा करती थी, ठीक है। इसका ऋग्वेद के अंदर हमें उल्लेख मिलता है, सरस्वती नदी का प्राचीन नाम दृशद्वती नदी भी मिलता है, ठीक है।
तो यहाँ पे एक दृष्टद्युति नदी या सरस्वती नदी बहा करती थी। तो जो भारतीय इतिहासकार हैं ये बोलते हैं हम पाकिस्तान वाली सिंधु नदी का नाम क्यों दें, तो इसीलिए इन्होंने भारतीय इतिहासकारों ने सरस्वती नदी की सभ्यता भी कहा है, क्योंकि इनका ये मानना है कि गंगा नदी और सिंधु नदी के मध्य में सरस्वती नदी के आसपास ही बहुत सारे सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रों की खोज हुई है, तो इसीलिए इन्होंने सरस्वती नदी की सभ्यता कहना उचित माना। इसके अलावा जैसे अनोखी वस्तुएं जो हमें सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होती हैं या हड़प्पा से प्राप्त होती है, क्योंकि पहले तो हम हड़प्पा की चर्चा करें, हड़प्पा की खोज हुई है अभी तक, तो हड़प्पा से मिले हैं हमें मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने हैं। जैसे इस प्रकार से कुछ बर्तन मिले हैं, जैसे मृद भांड मिले हैं, ठीक है, इस प्रकार से होता है एक मृद भांड, ठीक है। तो यहाँ पे इस पे जो चित्र मिले हैं, इस पर जो है चित्र मिले हैं काले रंग के मिले हैं, मतलब कुछ चिड़िया बना दिए, कुछ फूल बना दिए, जो भी सिंधु घाटी सभ्यता वासियों को जो मिला था आसपास में जो भी देखते थे, मतलब प्राचीन समय में यही होता था। जब भी यहाँ तो खैर लिपि का विकास हो गया है, लेकिन इससे पहले जब पाषाण काल के अंदर पढ़ते तो लिपि का विकास नहीं हुआ था, किसी भी भाषा का विकास नहीं हुआ था, तो वो लोग क्या करते थे, गुफाओं के अंदर शरण लेते थे। जैसे बारिश है, धूप है, इस प्रकार सर्दी है, इनसे बचने के लिए गुफाओं में शरण लेते थे और उन शैल जो शैल जिसको गुफा को कहा जाता है उनमें शैल चित्र बनाते थे, गुफाओं के अंदर चित्र बनाते थे, शिकार करने का चित्र बना दिया, किसी भी जानवर का चित्र बना दिया। और वो लोग ना जैसे किसी भी वस्तु में उनको चमत्कार दिखता उसको ही देवता मान लेते थे, वहीं से देवताओं का प्रचलन हमारे जीवन में आया है। जैसे मान लो सिंधु नदी है, इनके एक तरह से जल की आपूर्ति करती थी, तो नदी को इन्होंने माता मान लिया, तब से हम लोग भी माता मानते हैं, जल को हम देवता मानते हैं। सूर्य ने रोशनी प्रदान करी, सूर्य के माध्यम से जैसे बहुत सारे आगे कृषि का विकास हुआ, क्योंकि प्राकृतिक जो तत्व हैं इन्हीं से तो पौधे वगैरह जो भी उत्पादक वर्ग है इनका विकास होता है। तो यहाँ से जैसे सूर्य को देवता मान लिया, तो वो कॉन्सेप्ट वहीं से डेवलप हुआ है। तो यहाँ आप देखेंगे कि हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है हड़प्पा से, तो मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र मिले हैं, पत्थर के बाट, मोहरे, बनके और तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड, मतलब ये लोग ना औजारों का भी तो उपयोग करते थे। तो यहाँ आते आते इन्होंने एक ब्लेड नुमा आकृति में औजार बनाने प्रारंभ कर दिए, मतलब परिष्कृत जीवन शैली की ओर ये लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर बाद में है, ये मैंने आपको क्लियर समझाई दिया, ये सिंधु नदी है, ये इसकी सहायक नदी है जिससे झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और व्यास नदी निकलती है। चिनाब को यहाँ कश्मीर के अंदर अखनूर नदी के नाम से भी जाना जाता है, अखनूर नदी भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ अखनूर नदी के किनारे एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है मांडा, यह सिंधु घाटी सभ्यता का एकदम उत्तरी छोर है, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता की अगर पूछा जाए तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है कुल 1400 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 1600 किलोमीटर। तो यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर पड़ता है, मेरठ के किनारे आलमगीरपुर, आलमगीरपुर ये यूपी के अंदर पड़ता है आपके। फिर बाद में है, इधर आ जाएगा एकदम पश्चिमी छोर की बात करें तो एकदम पश्चिमी छोर आ जाता है आपका सूत का गेंडोर, जो आपका पड़ता है बलूचिस्तान पाकिस्तान में, बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर ये क्षेत्र पड़ता है, ठीक है। तो बलूचिस्तान पाकिस्तान में ये क्षेत्र पड़ता है। उसके अलावा एक महाराष्ट्र के अंदर यहाँ आप लोग ना एक क्षेत्र और ऐड कर लें, यहाँ एक महाराष्ट्र और ऐड कर ले, क्योंकि महाराष्ट्र में भी एक क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता का पड़ता है। इसके अलावा जो ताम्रपाषाणिक संस्कृति थी, ज़्यादातर जो क्षेत्र है महाराष्ट्र में वो ताम्रपाषाणिक सभ्यता से संबंधित ही है, ठीक है। लेकिन एक क्षेत्र है दैमाबाद जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ विशेषताएं पाई गई है। दैमाबाद ये महाराष्ट्र के अंदर है, ये प्रवरा नदी के किनारे है, ठीक है। प्रवरा नदी जो गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक है। ये एकदम दक्षिणी छोर सिंधु घाटी सभ्यता का महाराष्ट्र के अंदर आता है, ठीक है। और ये पूछा जाए मेरठ के अंदर जो ये आलमगीरपुर है ये किस नदी के किनारे है, तो हिंडन नदी के किनारे है, ठीक है। ये पूछा जाए तो दाश्क नदी के किनारे है, और इसका आपको पता ही है चिनाबिया अखनूर नदी के किनारे, ठीक है। राजस्थान में कालीबंगा और बालाथल हो जाएगा इसका, उदयपुर बालाथल और कालीबंगा हनुमानगढ़, ठीक है। राखीगढ़ी प्लस बनावली हरियाणा के अंदर हो जाएगा, ठीक है। और इधर धोलावीरा सुरकोटदा और लोथल गुजरात के अंदर हो जाएगा। और यहाँ देखा जाए मांडा हो गया, फिर पंजाब के अंदर रोपड़ संगोल हो गया, ये हड़प्पा इधर है ही पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, और सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 के अंदर आपके राखलदास बनर्जी ने की थी, राखलदास बनर्जी ने की थी, और इसकी हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की गई थी। इसकी 1922 में हुई है, इसकी 1921 में हुई थी, ठीक है।
और इसकी सूत का गेंडूर की खोज 1923 के अंदर हुई थी, ओरेलस्टीन के द्वारा की गई थी, ओरेलस्टीन के द्वारा की गई थी। और इधर आपकी मांडा में पूछा जाए तो 1982 के अंदर खोज हुई थी, जगतपति जोशी और मधुबाला के द्वारा। और यहाँ पूछा जाए आपके मेरठ के अंदर जो आलमगीरपुर पड़ता है यूपी में, इसकी खोज जो है यज्ञदत्त शर्मा ने करी थी, यज्ञदत्त शर्मा द्वारा की गई थी 1958 के अंदर इसकी खोज हुई थी। ठीक है, ये 58 है भाई। ठीक है, और यहाँ पे जो है इसके 3-4 चरणों में जो है इस पर कार्य किया है, बट इतना नहीं पूछा जाता है, अगर पूछ ले तो आप लिख देना। बीपी बोपर्दीकर ने जो है इसकी देमाबाद महाराष्ट्र के अंदर खोज करी थी। ठीक है, ये क्लियर हो गया है। हाँ, तो अब हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो है हड़प्पा नगर मिला है, और हड़प्पा ही नहीं, हड़प्पा के अलावा भी सिंधु घाटी सभ्यता के जो ऑलमोस्ट सभी नगर है उसमें नगर निर्माण की यही कला जो है मिली है। हाँ, कुछ है कि जैसे अपवाद हो सकता है जिसमें 2 नगर में विभाजित न होकर स्थल जो है 3 नगरों में विभाजित रहा है, जिसमें एक मध्यमिका नामक नगर भी हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे नगर निर्माण की कला के अंदर हम इसको वास्तुकला लिख दे तो भी गलत नहीं होगा, वास्तुकला लिख दे तो भी गलत नहीं होगा, तो वास्तुकला। तो यहाँ वास्तुकला देखें तो नगर निर्माण जो नगर होते थे वो प्राय 2 भागों में विभाजित होते थे, एक तो पश्चिमी और दूसरा पूर्वी। ठीक है, तो पश्चिम में जो दिशा में जो नगर बनाया जाता था, देखो आपको पहले ये डायग्राम के माध्यम से समझाती हूँ। ये जो पश्चिमी दिशा वाला जो नगर है ये तो ऊंचाई पर अवस्थित होता था, और ये एकदम पठानुमा आकृति, मतलब ये थोड़ा नीचे होता था अपेक्षाकृत इस गढ़ी दुर्ग के। इसको तो गढ़ी दुर्ग की संज्ञा दी जाती थी और इसको निचला नगर कहा जाता था। ठीक है, तो ये जो है, ये जो दोनों है ये एक सुरक्षा दीवार से घिरे होते थे, लेकिन इसके अलावा जो ये गढ़ी दुर्ग है ना, इस यहाँ विशेषाधिकार वर्ग रहता था और ये 2 सुरक्षा दीवारों से घिरा होता था। बीच में यहाँ पे नदी आती थी, तो नदी, भाई नदी से ये समझो, आप लोग मुझे बताओ कि नदी से सुरक्षित स्थान कौन सा होगा, ये निचला नगर या गढ़ी दुर्ग? गढ़ी दुर्ग होगा। तो ऑब्वियसली जो प्रशासक वर्ग है, पुरोहित वर्ग, प्रशासक वर्ग, जो भी अभिजात वर्ग होता था, कहाँ पे निवास होता था? यहाँ इस गढ़ी दुर्ग में, ऊंचाई पर अवस्थित नगर में। ठीक है, और यहाँ जो है बहुमंजिला इमारतें हमें प्राप्त होती है। भाई यहाँ पे प्रशासक वर्ग रहेगा, शासन करने वाला वर्ग रहेगा, तो उनकी बहुमंजिला इमारतें ऑब्वियसली होगी, जबकि यहाँ पर सामान्य जनता का वास होता था और ये काफी निचले स्थान पर होता था, इसलिए इसको निचला नगर की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो श्रमिक वर्ग का यहाँ पे निवास था और 1 मंजिला में इमारतें प्राप्त हुई और छोटे कुओं की उपस्थिति मिली है। इसके चारों तरफ 1 रक्षा दीवार, इसके चारों तरफ 2 रक्षा दीवार है। यहाँ पर हमें अन्नागार और वृहद स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं, अन्नागार और वृहद स्नानागार। अब भाई ये बाढ़, ये जो नदी है, नदियों के अंदर ही बाढ़ आती है, तो अन्नागार को कहाँ स्थापित करेंगे? बाढ़ से सुरक्षित स्थान पर, बाढ़ से दूर कोई सुरक्षित स्थान जहाँ पर कोई बाढ़ के द्वारा लाए गए कोई कीड़े मकोड़े हैं, कीट हैं, उनसे सुरक्षा प्रदान की जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे वायु संचार की भी इसमें प्रॉपर जो है सुविधा होती थी और इनको स्थापित किया जाता था कहाँ पे? गढ़ी दुर्ग में, अन्नागार को वृहद स्नानागार। और वृहद स्नानागार एक महत्वपूर्ण इमारत भी थी जहाँ पर इनके पवित्र जो धार्मिक अनुष्ठान जो है संपादित होते थे, हमारे भी जैसे होते हैं ये यज्ञ तीर्थ वगैरह, हम लोग जाते हैं तीर्थ पे, तो बड़े बड़े जो वृहद स्नानागार बने होते हैं वो धार्मिक अनुष्ठान के लिए होते हैं, यज्ञ करते हैं, उसके फिर स्नान करते हैं, तो चारों तरफ कक्ष वगैरह भी बने हुए थे और प्रॉपर तरीके से ये लोग ना कोई धार्मिक आयोजन करते थे जब इसका यूज करते थे। फिर ये अन्नागार, इसमें जो है ये लोग अन्न को सुरक्षित रखते थे क्योंकि खेती ना बड़े रूप में की जाने लगी थी और साथ में खेती के साथ साथ में, मतलब कृषि के साथ साथ में उद्योगों का विकास हो गया था। तो उद्योगों के लिए भाई जो भी अन्न वगैरह उपजाया है उसको उद्योग में अगर संलग्न करना है तो स्टोर करके रखना पड़ेगा कि जब भी व्यापार करें तो वो स्टोरेज जो है काम आ सके। तो इस प्रकार से जो ये जो वस्तुएं थी, जैसे अन्नागार हो गया, बड़ी इमारतें हो गई, वृहद स्नानागार, ये गढ़ी दुर्ग पर बनाए गए थे और जो सामान्य जो जनों का निवास था वो निचले नगर के अंदर या फिर ये जो अपेक्षाकृत गढ़ी दुर्ग से अपेक्षाकृत नीचे स्थान था जहाँ पर होता था, क्योंकि नगर का जो विभाजन 2 भागों में किया गया था। तो जैसे मान लो ये नदी है, इसमें बाढ़ आए तो सुरक्षित ये वाला होता था, ठीक है, पश्चिमी नगर, ठीक है, और ये होता था पूर्वी नगर, इसके पूर्व में अवस्थित होता था। ठीक है, फिर है ये तो मैंने समझाने के लिए बनाई थी स्लाइड। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और बने रहना है आपको चैनल के साथ में।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।